तो इसके अंदर ना तो हमें आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना हमें टाइम चाहिए, ना हमें प्लेस चाहिए। मतलब आपको मेरी कोई कोई इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो अमावस्या और पूर्णमासी उस समय आप आंसर इसका नहीं दे पाएंगे। जैसे कोई डेथ बेड पे है कि आखिरी समय आखिरी समय है, उसका ठीक होने का कोई बिल्कुल आसार नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं रह गया जी, तब आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये इतने समय के अंदर 11th हाउस में आपके अगर फादर की डेथ है तो आप अपने 11th हाउस से देखते हो। मैं आपको एक ऐसा केस बताऊंगी जो कि मेरे साथ आप बीती है कि मैंने 16 अगस्त 2024 को अपने फादर की डेट निकाली थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इशिका। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गीतू परमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमल विद्या एक्सपर्ट हैं। आई एम श्योर आपको ये वर्ड्स थोड़े नए लग रहे होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रमल विद्या है क्या। इसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं और काफ़ी डिटेल्ड बातचीत होने वाली है। जानते हैं आखिर ये है क्या और किस तरह से ये प्रिडिक्शन में इस्तेमाल की जाती है। तो गीतू जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि रमल विद्या है क्या, कहाँ से आई है। रमल विद्या ऐसी विद्या है जो हमें माँ पार्वती द्वारा दी गई है। ये बहुत पुराने समय में हमारे राजा महाराजा यूज़ करते थे जी, हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये कम होती चली गई। अगर हम बात करें इसकी प्रिडिक्शन की तो इसकी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी 100% होती है। इसके अंदर कुछ भी इफ़ एंड बट्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि होगा या नहीं होगा। इस कुंडली के अनुसार, इसके क्वेश्चन के अनुसार जो आपका आंसर आएगा वो हाँ या ना में ही आएगा। इसमें मध्य के अंदर कोई बात नहीं होती कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। जी। नहीं, इसमें सिर्फ होगा या नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर हम बाकी प्रेडिक्शंस की अगर बात करते हैं, जी। हमें एक आइडिया दे दिया जाता जी। है, हमें एक अनुमान लगा दिया जाता है कि ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सटीक है, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ। जी, ये 100% एक्यूरेसी के साथ है, क्योंकि जब माँ पार्वती ने इस विद्या को दिया था जी, तब नारद मुनि जी ने कहा था कि जब आगे आने वाला समय आएगा तो किसी ने अपने बारे में कुछ जानना होगा तो कैसे, किस तरीके से जाना पहचाना जाएगा। तब माँ पार्वती ने इस विद्या को दिया था और कहा था कि जो इसका उच्चारण करेगा या जो इससे द्वारा क्वेश्चन का आंसर निकालेगा जी, तो उसके आंसर्स बिल्कुल 100% एक्यूरेट निकलेंगे। ये बेसिकली पहले पासों के रूप में यूज होती थी। पुराने समय में जब राजगुरु के समय में ये पासों के रूप में यूज होती थी। जी, लेकिन अब हम लोग इसको पासों के तरीके से यूज नहीं करते क्योंकि उसके अंदर बहुत एनर्जीज होती हैं, तो वो एनर्जीज को एक्सचेंज करने में भी प्रॉब्लम आती है। मतलब आप कह रहे हैं पहले पासे फेंके जी, जाते वही थे विद्या है और ये। उससे पता चलता जी था। जी, ओके। वही विद्या है। जी। लेकिन आज हम इसको पासों की जगह इसको हम कार्ड से यूज करते हैं, क्योंकि जैसे आप मेरे पास एज अ प्रश्नकर्ता, हाँ आप जी। मेरे पास आए, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, जी, तो इसके अंदर ना तो हमें आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना हमें टाइम चाहिए, ना हमें प्लेस चाहिए। मतलब आपको मेरी कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं चाहिए। और तब भी आप मुझे तब 100% एक्यूरेसी के साथ मेरा बिल्कुल, जवाब दे देंगे। बिल्कुल। इसीलिए ये बहुत खास है। जी, इसके अंदर आप मेरे पास एक प्रश्नकर्ता बनकर आए, आपसे मैंने इस कार्ड्स को टच करवाया, आपसे मैंने 4 कार्ड्स निकलवाए, आपके 4 कार्ड से मैं आपकी कुंडली तैयार करूंगी। उस कुंडली के अनुसार ही आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि आप इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स नहीं पूछ सकते। आप पर डे सिर्फ मेरे से एक ही क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो। आपने नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछना, आप नेक्स्ट डे मेरे से पूछो, लेकिन आप सेम डे मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। ये इसमें एक पाबंदी है। पाबंदी है, यूनिवर्स इसकी हमें इजाज़त नहीं देता। ओके, मतलब कोई भी अगर आपके पास आता है और वो जी। जानना चाहता है अपनी कोई परेशानी के बारे जी। में या कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं, तो हर दिन एक सवाल। एक सवाल। और दूसरा ये कि कई बार ऐसा होता है कि प्रश्नकर्ता सिर्फ एक
टेस्ट करने के माध्यम से आता है जी। कि हाँ, हम चेक करते हैं कि वाकई ही ये इतनी सटीक है या नहीं है, तब भी ये आंसर नहीं करेगी। मतलब वो कार्ड्स ही गलत बता दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपकी एनर्जीज प्योर नहीं है, आप प्योर सोल बन के नहीं आए हो, तो ये अलाउ ही नहीं करेंगे हमें आपका आंसर एक्यूरेट देने में। और इसकी सबसे मेन ब्यूटी कि अगर हम आपकी कुंडली बना रहे हैं और जब 15वें नंबर पे अगर आपके अंदर मन में छल है, कपट है कि हाँ, हम मैम को टेस्ट करते हैं, कि हम इस विद्या को टेस्ट करते हैं कि ये विद्या कैसी है, तो जब हम आपकी कुंडली बनाते हुए 15वें नंबर के घर पर आएंगे तो इसका हमें पता चल जाएगा, इसका आंसर ही गलत आएगा। मतलब कार्ड्स को ऑलरेडी पता चल जाती है, ये कार्ड्स को पता चल जाती है। जो आपकी कुंडली बना रहा है वो इतना अध्यात्म से, इतना स्पिरिचुअल होना चाहिए, तभी वो इस स्टडी को ग्रैब कर सकता है, तभी वो बता पाएंगे, तभी वो आपका बता जवाब। पाएगा। अगर आप मेरे पास आ रहे हैं और मैं भी अंदर से प्योर नहीं हूँ तो मैं इस स्टडी को ले भी नहीं सकती और आपको इसका उत्तर दे भी नहीं सकती। क्या इसका कोई निर्धारित समय है कि मुझे इसी समय आपसे आके पूछना है तभी सही जवाब आएगा? नहीं, इसका कोई ऐसा निर्धारित समय नहीं है। सिर्फ इसके अंदर अगर हम एक निषेध समय कहते हैं तो अमावस्या और पूर्णमासी, उस समय आप आंसर इसका नहीं दे पाएंगे। अगर हम देना भी चाहेंगे तो आंसर इसका गलत ही आएगा। ये 2 वक्त ऐसे आते हैं, अमावस्या और पूर्णमासी, जब हमें अलाउ नहीं होता इन कार्ड्स को टच करना या इन कार्ड्स के द्वारा किसी भी प्रेडिक्शन को करना। जी। अगर मैं आपके पास आती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मेरे साथ जो प्रश्न मैं आपके पास लेके आई हूँ वो चीज़ हो चुकी है जी, और मैं आपको टेस्ट करने के लिए आई हूँ कि क्या आप मुझे वो सही चीज़ बता पा रही हैं या नहीं, तब आपका इंटेंशन होगा ये कि आप पहचान लेंगी इंट्यूशन से अपने कि मैं गलत हूँ या मैं गलत इंटेंशन से आपके पास आई हूँ, या ये कार्ड्स की एनर्जी आपको बताती है? ये दोनों चीज़ें होती हैं। जब आप प्रश्नकर्ता अगर मेरे पास कोई आया है मुझे टेस्ट करने के लिए, तो मेरी पावर्स ही अलाउ नहीं करेंगी कि मैं उसके क्वेश्चन का आंसर करूं। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो लोग हमें कहते हैं कि हमें इस प्रश्न का उत्तर दे दो, लेकिन अगर हमारी एनर्जीज अलाउ नहीं करती तो हम उसका उत्तर नहीं देते, नहीं दे सकते, हम उसका केस ही नहीं लेते। और हमें लगता है कि हाँ, हमें इसका आंसर करना है तो हम सामने से उसको कह देते हैं। अगर आप मेरे से अपनी नॉर्मल कुंडली बनवा रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे इसकी जो प्रॉपर एक प्रेडिक्शन देनी है, तो मैं बिना कहे भी आपको कहती हूँ कि आप अपने इस प्रश्न का उत्तर रमल के द्वारा लो। अगर मेरी एनर्जीज कहती हैं, अगर मुझे लगता है कि हाँ वाकई ही इसको नीड है, ये जेन्युइन है, या मेरे कार्ड्स मुझे कहते हैं कि हाँ इसको नीड है, तो हम ज़रूर उसको कह दें। आपने जैसे बात करी कि आप खुद ही रेकमेंड करती हैं, आप खुद ही बता देती हैं कि रमल के ज़रिए आप इसको करिए। जी। क्या ऐसा है कि जितने लोग हैं, अलग अलग एनर्जीज हैं सबकी, सब अलग हैं, क्या ऐसा है कि रमल सिर्फ कुछ लोगों के लिए बना है और बाकियों के लिए नहीं बना है, या इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं? रमल विद्या ऐसी विद्या है जिसमें कोई भी जातिवाद नहीं है। इसके अंदर कोई भी ऐसा जात का लेना देना नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हर धर्म का इंसान इससे अपना प्रश्न पूछ सकता है। ना ही इसके अंदर कोई ऐसे आपको उपाय करने हैं कि सिख फैमिलीज के लोग कहे हम नहीं करते, मोहम्मडन्स कहे हम नहीं करते। इसमें कोई ऐसा उपाय नहीं है। इसने सिर्फ आपको हाँ या ना का आंसर करना है कि ये होगा या नहीं होगा। या आप मेरे पास आते हैं कि गीतू मैम मुझे अपना घर बनाना है, क्या मेरा घर बनेगा? तो ये आपको ये नहीं कहेगा कि आपके अभी ग्रह ऐसे चल रहे हैं, कुछ समय बाद बनेगा। नहीं, ये सिर्फ आंसर करेगा हाँ बनेगा, और अगर नहीं बनना होगा तो आपका आंसर निकल आएगा नहीं बनेगा। क्या ये हमें एक्यूरेट आंसर तो दे रहा है, लेकिन क्या एक्यूरेट डेट देता है? बिल्कुल देता है। इसमें एक इसकी प्रणाली होती है काल निर्णय प्रणाली जी, जिसके द्वारा हम आपका टाइम ड्यूरेशंस निकालते हैं। इसमें 2 कुंडली होती हैं, एक प्रश्न कुंडली, एक स्थिर कुंडली। प्रश्न कुंडली वो होती है जो आपके द्वारा बनाई जाती है। जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने आपकी कुंडली बनाई, दैट इज प्रश्न कुंडली। एक होती है स्थिर कुंडली जो यूनिवर्सल है। दोनों कुंडलियों को मिलान करके हम फिर आपका काल निर्णय निकालते हैं कि हाँ ये आपका घर बनेगा
और इतने टाइम ड्यूरेशन के इन बिटवीन बनेगा। लेकिन रमल विद्या में ऐसा क्या है कि आपको मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको मेरी जन्म तिथि नहीं चाहिए, आपको मेरा टाइम नहीं चाहिए, मैं कब पैदा हुई, या किसी भी तरीके का आपको नंबर मेरा नहीं चाहिए या मेरी जानकारी नहीं चाहिए, और तब भी इतना सटीक मेरी जो प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं वो बता रहा है। ऐसा इसमें क्या खासियत है? ऐसी इसमें ये खासियत है कि आप मेरे पास सामने आए जी। आपकी एनर्जीज और मेरी एनर्जीज दोनों एक्सचेंज हो रही हैं। आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उस समय की क्या एनर्जीज हैं, वही प्रश्न कुंडली है। आप कब पैदा हुए जी, उस समय क्या आपके ग्रह चल रहे थे, उसका हमें इस कुंडली से कोई लेना देना नहीं। आप इस समय मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरे सामने मेरे समक्ष ये क्वेश्चन रख रहे हो कि मैम ये क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर दीजिए। तो वो एनर्जीज जो आपकी हैं वो मेरे साथ एक्सचेंज हो रही हैं, तो वो एनर्जीज ही आपके प्रश्न का उत्तर देंगी। इसलिए हमें कोई समय कोई स्थान कुछ नहीं चाहिए, और ना ही इस कुंडली को हम बहुत आगे तक आपका फ्यूचर बता के चलते हैं कि ऐसा जो आपको काल निर्णय से समय बता दिया वो एक अलग बात है, लेकिन आप पूरी कुंडली बनवा के रख लें, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने आज इस आपसे सवाल पूछा, आज मैंने इस पर आपसे मानिए यही पूछा कि मेरा घर कब बनेगा जी। और घर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आज ही बन जाए या कल ही बन जाए, उसमें समय लगता है। और अगर मैं आपसे कुछ दूर की चीज़ पूछ रही हूँ, कुछ फ्यूचरिस्टिक पूछ रही हूँ कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, और आपने जैसे कहा कि एक दिन पर एक सवाल, तो क्या जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब उसी दिन के लिए निर्धारित है, उसी दिन के लिए वैलिड है, या ये आगे तक चल सकता है? नहीं, अगर जैसे आपने मेरे से पूछा आपका घर कब बनेगा, हाँ जी, आप मेरे पास आए जी, मैंने आपकी प्रश्न कुंडली बनाई, फिर उसके बाद मैंने आपको काल निर्णय से बता दिया कि आपका घर 6 महीने 20 दिन इतने दिन में बनेगा, तो वो उतना समय फिक्स हो गया। उसके बाद आप चाहे कि मेरे को बताए मेरे और आगे घर कब बनेंगे, वो मैं इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। मैंने जो समय का आपको उत्तर दिया उसी समय अनुसार ही आपका घर बनेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ भाई 6 महीने नहीं लगे 2 साल लग गए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको प्रिडिक्ट 6 महीने किया जा रहा है तो उसकी प्रिडिक्शन 6 महीने ही रहेगी। अगर हम इसके अंदर आपको बोल रहे हैं कि 6 महीने और 20 दिन लगेंगे तो 6 महीने और 20 दिन ही लगेंगे। और इसमें अगर प्रिडिक्ट होके आ रहा है कि 3 साल 6 महीने और 15 दिन लगेंगे तो 3 साल 6 महीने और 15 दिन ही लगेंगे, और उससे पहले वो चीज़ नहीं हो सकती। आप जितना भी कर्म जितना भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी कि वो काम होते होते रुक जाएगा। बहुत बार आपने देखा है लोगों के घर बन रहे होते हैं, बनते बनते रुक जाते हैं। कभी कुछ ऐसा हो जाता कि ढांचा बन गया है और वो स्ट्रक्चर बन गया, रेडी नहीं हो पा रहा। कभी होता है कि चीजें पूरा रेडी हो गया, बस फिनिशिंग टच में चल रहा है। वो फिनिशिंग टच का टाइम ही आपका इतना जा रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे क्यों जा रहा है। कभी लेबर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, क्योंकि वो टाइम आपको एक्यूरेसी नहीं मिल पा रही। आप दूसरी कोई भी कुंडली बनवाते हैं उसमें आपको एक समय दे दिया कि आपका 2 साल के अंदर घर तैयार हो जाएगा। आपने उसको ले लिया, मेरा 2 साल में घर तैयार हो जाएगा। आपने उसको अपना बनवाने के लिए घर 1 साल में शुरू कर दिया। आपको पता है 2 साल में घर तैयार होगा। इसमें वो आपको बता देगा कि 2 साल और कितने दिन लग रहे हैं और कितने महीने लग रहे हैं, तो उतने टाइम के अंदर ही आपका तैयार होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है, अगर जैसे मैंने आपको कहा मैं आपके पास कोई सवाल लेकर आती हूँ जी, और मैंने रमन विद्या के ज़रिए मैंने अपना जवाब जान लिया, और इसके बाद मैं जाती हूँ एस्ट्रोलॉजी में या मैं न्यूमरोलॉजी में जाती हूँ, वहाँ मुझे कोई और जवाब मिल रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है 2 अलग अलग जवाब मुझे मिल सकते हैं? दोनों ही अलग अलग हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं, अगर हम इसको दूसरे वे में बात करते हैं जी, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, हाँ जी, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपके पेट में दर्द है, एक डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहा है होम्योपैथी, एक दे रहा है एलोपैथी, उससे भी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, होम्योपैथी से भी हो रहा है। आपको इंस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए, वो आपको स्टेरॉइड्स देगा, ट्रीटमेंट तो आपका उससे भी हो रहा है। तो पद्धति ये तीनों ही एस्ट्रोलॉजी की ही है जी, लेकिन आपको एक इंस्टेंट और सटीक आंसर चाहिए कि मेरे को एक प्रॉपर टाइम चाहिए कि मेरे को अगर 2 साल हैं तो मुझे 2 साल से 2 साल 2 महीने नहीं चाहिए, मुझे सटीकता चाहिए। तो वो सटीकता आपको रमल विद्या देगी। मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगी जी,
कि एस्ट्रोलॉजी में आप आंसर नहीं मिलेगा या लाल किताब में नहीं मिलेगा, सब में आंसर्स मिलते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, जी न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, जी लाल किताबी विशेषज्ञ भी हूँ। तो ऐसा नहीं है, पद्धति सब है, सिर्फ ये है कि इस पद्धति के अंदर आपको सटीक मिलता है उत्तर। और ये पद्धति बहुत ही विश्वसनीय है और बहुत पुरानी है, हमारी खुद की पद्धति है, जिसको मैं चाहती हूँ कि आज की जनरेशन अवेयर हो। जी आज की जनरेशन बहुत भाग रही है टैरो कार्ड्स पे। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे इसी पर ही था जी कि कार्ड्स जब सामने आते हैं तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग है, जी। टैरो कार्ड से हमारा फ्यूचर हमें प्रिडिक्ट बता दिया जाएगा। लेकिन ये कार्ड्स कुछ नए लग रहे हैं, ये कार्ड्स बिल्कुल अलग हैं टैरो कार्ड से और शायद किसी ने देखे भी नहीं होंगे नहीं कभी। देखे। तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये टैरो कार्ड से कैसे अलग है। टैरो कार्ड एक वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारी खुद की पद्धति है, ये माँ पार्वती द्वारा दी हुई विद्या है। जी तो मैं इसीलिए चाहती हूँ कि इसी विद्या को हम आगे आने वाली जनरेशन को अवेयर कराएं, जो वो हर चीज़ के लिए, मैं किसी के लिए भी गलत नहीं बोलूँगी कि मैं टैरो को नहीं मानती हूँ, बट जिस कल्चर में आप रह रहे हो, जिस कल्चर के आप हो, आपको उसी को मानना चाहिए। टैरो आपकी वेस्टर्न कल्चर की है, ये हमारी खुद की पद्धति है, तो हम इसको आगे हमें बढ़ाना चाहिए, जिसकी सटीकता हमें पता है कि ये 100% सटीक उत्तर देगी। जी आप किसी भी प्रश्न का इससे उत्तर ले सकते हो। एक घर से, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं जी इसमें 16 घर होते हैं। एक घर से आप 64 क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। अब आप 64 इंटू 16 कर लो, आप कितने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हो? शायद इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं होंगे किसी भी इंसान की लाइफ में। जी इतने ही होंगे। और हर किसी को ज़िंदगी में क्या चाहिए? सिर्फ कैरियर, फैमिली, हेल्थ। हमारे 4 जोन होते हैं, HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर एंड मनी। 4 जोन है। तो इसी 4 जोन के अंदर ही हमें ज़िंदगी हमारी निकल जाती है। जी तो हमें अगर इसके आंसर्स हमें सटीक मिल रहे हैं, तो इसके अंदर तो हमें कितने आंसर्स दे रहा है। तो हम क्यों बाहर दूसरी चीज़ में जा रहे हैं? हम अपने इंडियन कल्चर को छोड़ के हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं। जी लेकिन गीतू जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि टैरो कार्ड बहुत जल्दी सोशल मीडिया के थ्रू भी, बेशक हम नई जनरेशन की बात करें उनके ज़रिए भी, बहुत जल्दी सबके बीच आ गया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया कि टैरो कार्ड रीडिंग है। और रमल विद्या को मैं ऐसा समझती हूँ कि एक्सपर्ट्स के अलावा अभी ज़्यादातर लोग नहीं जान पा रहे हैं, ज़्यादा ये सामने नहीं आई है कि लोग इससे परिचित हों या इसके सामने आए या इससे सवाल पूछें। तो ऐसा क्यों हुआ है ये कि टैरो कार्ड ने इतना ज़्यादा हाइप लोगों में बना दिया है? टैरो ने हाइप इसलिए ले लिया है कि टैरो की स्टडी आज हर कोई कर रहा है। इसकी स्टडी बहुत टफ है। ये आप मेरे हाथ में कार्ड देखो, ये इसकी पहली शक्ल है, ठीक है? ये बिंदु, रेखा, रेखा, रेखा। जी आप अगर मेरे पास आ रहे हैं, मैं आपसे 16 कार्ड में से ऐसे 4 कार्ड्स निकलवाऊंगी। इन्हीं 4 कार्ड से, इन्हीं 4 शक्लों से मुझे आपकी कुंडली तैयार करनी है। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है ना, सिर्फ बिंदु, रेखा, रेखा, रेखा। जी तो इसी की स्टडी बहुत टफ स्टडी है। जहां आपने बिंदु और रेखा गलत की, आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, आपकी प्रेडिक्शन गलत। जी और फिर मैं खुद चाहती हूँ इसको कि आज की जनरेशन को अवेयर करवाया जाए। आप एक बार टैरो की जगह इस पद्धति से आप अपने क्वेश्चंस पूछ के देखो, जी फिर आप उसके आंसर्स की सटीकता देखना कि आपको कितनी एक्यूरेसी मिलती है। क्लैरिटी की अगर हम बात करें, लोग हमारे जितने देख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो इसको और डिटेल में जानना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके 16 घर होते हैं। तो अगर आप 16 घर को एक्सप्लेन कर पाएँ हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। देखो, इसमें जो मेन घर होते हैं उसको हम, जैसे वैदिक कुंडली में भी हमारे 12 घर होते हैं, तो इसके अंदर हमारे 16 घर हैं। लेकिन जो हमारे मेन घर यूज़ होते हैं वो आपके 12 घर ही यूज़ होते हैं। उसके बाद पहला घर इसका जो होता है आपका तनु का होता है, मतलब खुद का। जैसे आप अपने लिए पूछने आए मेरे से कि मेरा ये काम होगा क्या,
तो आपका पहला घर होता है। आप अपने लिए जो पूछते हैं, अपने बारे में जो पूछते हैं, वो आपका पहला घर होता है, पहली शक्ल होती है। दूसरा स्थान होता है, दूसरी शक्ल होती है आपकी धन की। धन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है कि मुझे धन मिलेगा क्या, या धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या मेरा कुछ भी पैसा मुझे बिजनेस में कहाँ से आएगा, कुछ भी फाइनेंस का। थर्ड घर होता है भाई बहन का, कि भाई बहन की बनेगी क्या। आजकल आपको पता है कि आज के समय के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा प्रॉपर्टी को लेके भाई बहनों के रिश्ते खराब होते चले जा रहे हैं। कलयुग है और ये रिश्ते बहुत छोटी छोटी बातों को लेके बहुत बड़े बन रहे हैं, हो जाते हैं। एक समय ऐसे था कि जब बहनें अपने भाइयों के लिए अपनी जान तक दे देती थी, लेकिन आज एक प्रॉपर्टी इतना बड़ा मुद्दा बन चुकी है कि आज भाई बहन का रिश्ता खत्म होता जा रहा है। तो इस तीसरे नंबर की शक्ल से हम भाई बहन के रिश्ते को डिस्क्राइब कर सकते हैं। चौथा घर आपका इसके अंदर आ गया माता का। पांचवा घर आपका फाइनेंस का। जो छठा घर है वो आपका आ गया कर्जा, रिपू, ऋण, रोग, कुछ भी ऐसा। 7th हाउस में आप इसमें स्पाउस का भी ले सकते हैं, और सबसे मेन ये विद्या का यूज होता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि सटीक है। मैचेस में जी, जितने भी मैचेस के आंसर्स होते हैं, आईपीएल के आंसर्स होते हैं, जो भी आपने मैच की प्रेडिक्शंस होती हैं 100% एक्यूरेट। जो बेटिंग में लोग लगाते हैं कि हाँ इसका आज किस पे मैच लगना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उनको कुंडली नहीं चाहिए, उसके अंदर उनको पूरा इलेबोरेट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हाँ या ना चाहिए। हाँ जी। आप मैच के अंदर, जैसे मैंने बताया, स्टॉक मार्केट के अंदर जी, इसके अंदर जाएगा आपका। फिर 8वां घर आपका होता है मृत्यु का, कि किसी की हेल्थ खराब है, जैसे कोई बहुत बीमार है, या हम नहीं इसमें बताते कि समय क्या है, लेकिन हम इसके 8वें घर से पता लगा सकते हैं कि हाँ इंसान की कितना वक्त रह गया है। 9वां घर आपका भाग्य का, 10वां घर आपका पिता का, 11वां घर फिर आपका इच्छा पूर्ति का होता है कि आपकी क्या डिजायर्स हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कुछ करना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक। तो ये इस तरीके की इनकी शक्लें चलती हैं। तो इसमें ये मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे मैंने तीसरा घर बताया भाई बहन का, तो सिर्फ भाई बहन का ही होगा जी। बहुत सारे इसके अंदर आप 64 क्वेश्चंस के आंसर्स आप कर सकते हो। रिलेशनशिप्स का हो गया, रिलेशनशिप्स भी ओवरऑल, मतलब जिसका मेन जो हाउस है वो हम रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। जैसे अगर आजकल आपको पता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत चल रहा है, वो आप 7th हाउस से देख सकते हो। किसी का अफेयर है वो आप 5th हाउस से देखोगे। दोनों बातों में डिफरेंस है। तो ये हर क्वेश्चन के, हर शक्ल के अंदर आप 64 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो जी। तो उसको हम पूरा इलेबोरेट कर सकते हैं कि किसको क्या क्वेरीज हैं। ओके, आपने जैसे 8 नंबर की बात करी, आपने डेथ की बात करी, मृत्यु की बात करी। अगर कोई जीवित व्यक्ति है, बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, वो आपसे ये प्रेडिक्शन करना चाहे तो क्या उसको सही डेट और सही टाइम उसकी मृत्यु का पता चल सकता है? ये एनर्जीज हमें अलाउ नहीं करती। हमें समय पता चल जाता है, लेकिन हमारे पास एनर्जीज हम अपनी इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करते। हाँ, हम अपनी इस विद्या का उपयोग उस समय करते हैं जैसे कोई डेथ बेड पे है, आखिरी समय है, उसका ठीक होने का कोई बिल्कुल आसार नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं रह गया जी। तब आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये इतने समय के अंदर, क्योंकि देखो जब घर पे कोई बीमार होता है ना, या कोई डेथ बेड पे होता है, तो सिर्फ वो बीमार नहीं होता, तीमारदार भी जो होता है वो उससे ज्यादा बीमार हो जाता है। तो आप उस समय उस डेथ को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ ये इतना ही समय रह गया है इस इंसान के पास, ताकि सामने वाला भी अंदर से इस चीज को अपने आप को प्रिपेयर्ड हो जाए जी। लेकिन इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 11th हाउस जो होता है वो इच्छा पूर्ति का होता है, लेकिन इसमें 11th हाउस में आपके अगर फादर की डेथ है तो आप अपने 11th हाउस से देखते हो। आपको मैंने कहा ना जैसे 64 क्वेश्चंस के आंसर है, तो इसमें अगर आप अपने फादर की डेथ देखते हो तो आप 11th हाउस से प्रिडिक्ट करते हो। और वो 8th की मान्यता उसमें नहीं है? 8th की मान्यता आप नॉर्मल किसी के लिए अगर प्रिडिक्ट कर रहे हो, वो एक मृत्यु का घर है जी, मोक्ष का घर है। लेकिन अगर आप अपने फादर के लिए देख रहे हो तो आप 11th हाउस से देखोगे। मतलब हम किसी क्लोज्ड वंस जो हमारे करीबी रिश्ते हैं उनके लिए देख रहे हैं तो 11 नंबर से देखेंगे।
ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा केस बताऊंगी जो कि मेरे साथ आप बीती है। आप इसकी सटीकता का मेरे से आंसर पूछ रहे हैं ना? जी। तो इसका सटीकता का आंसर मेरे खुद के साथ हुआ है, जिसका प्रमाण मैं खुद हूँ। जुलाई में मेरे फादर बिल्कुल ठीक थे, तो मैंने उनको बोला मैं क्या कि मेरे को कुछ ऐसी एनर्जीज कह रही हैं कि यू आर नॉट परफेक्टली फिट। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने बोला आप एक बार टेस्ट करवाइए। ही सेड आई एम टोटली फिट, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे बहुत इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो नॉर्मल रिपोर्ट्स में कुछ एक जैसे एज फैक्टर था जी। तो 73 ईयर ओल्ड थे वो, तो कुछ एक एज फैक्टर था, तो उसमें कुछ उनके ट्रिग्लिसाइड्स और सोडियम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई। बाकी मेजर कुछ ऐसा हमें डायग्नोज नहीं हुआ। ओके। मैं एक दिन पूजा कर रही थी, पूजा करते हुए फिर मेरे को मेरी एनर्जीज ने कहा कि नहीं, समथिंग हैपन, कुछ मेजर होने वाला है, ठीक नहीं है। क्योंकि फिर जब मैंने कार्ड्स में अपने क्वेश्चन निकाला कि क्या हेल्थ मेरे ऊपर आ रही है या मेरे फादर पे आ रही है, तो उसका जब मैंने अपने फादर के कार्ड से साथ निकाला तो मेरे को आंसर में आया कि फादर की हेल्थ इश्यूज। मैंने अपने फादर को दोबारा फिर बोला आप एक बार दोबारा से टेस्ट कराइए। अगस्त में उनके टेस्ट जब दोबारा करवाए गए तब उनको लास्ट स्टेज का लीवर का कैंसर डायग्नोज हुआ। ओके। कैन यू इमेजिन? और वो आपके कार्ड्स ने आपको वो मेरे पहले ही कार्ड्स बता मुझे दिया? बता रहे थे कि कुछ मेजर इश्यूज हैं। जब डायग्नोज हुआ आई वॉज टू अपसेट कि लास्ट स्टेज और 73 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी कॉन्शियस ने अलाउ नहीं किया। मैंने कहा मैं एक बार दोबारा कार्ड प्रेडिक्ट करूँगी, अपने निकालूंगी कार्ड्स। मैंने बहुत हिम्मत करके कार्ड्स को निकाला। 16 अगस्त मैंने दोबारा कार्ड्स निकाले कि क्या ये क्योरेबल है या नहीं है। आंसर इज़ नो, नो क्योरेबल। एक डॉटर के लिए अपने फादर की डेट निकालना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। लेकिन बात वही है कि जो प्रारब्ध है उसको हम बदल नहीं सकते। राइट। अगर हम प्रारब्ध से अगेंस्ट चलते हैं तो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। तो मैं नहीं चाहती थी कि अगर उनका समय आ रहा है तो उनको रोका जाए, क्योंकि जब ऊपर वाले ने कुछ लेना है तो वो लेगा, वो नहीं लेगा उसके बदले कुछ और लेगा। तो मुझे लगा नहीं, अगर इनका समय आ रहा है और इनको इस प्रॉब्लम को फेस करना है तो इनको जाना चाहिए। बहुत हिम्मत करके मैंने 16 अगस्त इवनिंग में दोबारा कार्ड्स निकाले। नॉर्मली हम ये वाले कार्ड्स अगर कोई प्रश्न करता आता है तो दिन में एक ही क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। लेकिन अगर हमने इंडिविजुअली अपने लिए कुछ क्वेश्चन का आंसर करना है तो हम लोग क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, आंसर्स निकाल सकते हैं। तो मैंने शाम को फिर उनका क्वेश्चन निकाला कि कितना समय है। और जब ये निकाल रही थी तब मुझे पता है कि मेरा हार्ट कितना हार्ड हो रहा था उस समय, कि मुझे लग रहा था कि जिसने मुझे पैदा की है, बॉर्न की है, उसकी ही मैं समय निकाल रही हूँ। बहुत मुश्किल था मेरे लिए। बहुत मुश्किल। दिल पे पत्थर रख के आपने ये किया होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि कल को कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। मैंने उस कार्ड्स को निकाला और काल निर्णय में समय आया मेरे पास 20 दिन, 2 महीने, मैक्सिमम 7 महीने। उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा जी, अपने भोलेनाथ को याद किया कि मुझे अब एनर्जीज ये बताओ कि क्या होगा। कार्ड्स ने मुझे रास्ता दिखा दिया, 3 समय बता दिए। उसके बाद आप मानेंगे मैं उनको फेस नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल मैंने उनको फेस किया। उन्होंने बोला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैंने टिल एंड तक नहीं बताया कि आप लास्ट स्टेज के लीवर कैंसर से पीड़ित हो। मैंने अपने ब्रदर को बोला, मैंने बोला हम इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास सिर्फ 20 दिन हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि हर बंदा इससे अवेयर नहीं है, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे नहीं है, यही ऐसे नहीं हो हाँ। सकता। मैंने बोला नहीं, ऐसा ही है। लेकिन आप मानोगे कि बहुत मुश्किल है
इस चीज़ को ओपन करना, बताना सबको कि नहीं यही समय है। तो मैंने अपनी डायरी के अंदर, जिसमें मैं इनके कार्ड्स खोलती हूँ, टाइम लिखती हूँ, मैंने अपने फादर का आज भी मेरे पास वो रखा हुआ है। और जब मैं उसको देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं कि मैंने 16 अगस्त 2024 को अपने फादर की डेट निकाली थी कि कितना समय मेरे फादर के पास है। एक बेटी के लिए बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। आप हर चीज़ को झेल सकते हो, लेकिन किसी के लिए वक्त निकालना, वो भी ऐसे अपने फादर के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, बहुत टफ है। तो वो मैंने अपने पास डेट लिख ली 6 सितंबर। मैंने अपने ब्रदर को बोला, वो नहीं माना। मैंने कहा कोई बात नहीं, कैरी ऑन, आप लोग जैसे भी चलो। मैं रोज़ अपने फादर को प्यार करती रही, रोज़ उनके पास जाना, उनका माथा चूमना। जब मैं उनको, हमने फिर लास्ट 20th या 21 अगस्त को हमने एडमिट करवाया कि उनको लगे नहीं कि मुझे एडमिट नहीं करवा रहे। एडमिट करवा के हमने डॉक्टर्स को बोला कि आप इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं करोगे, आप सिर्फ इनको ड्रिप लगा के रखोगे बस 4 to 5 डेज़ के लिए। हमने शायद 21 या 22 को एडमिट करवा के उनको 27 को हमने छुट्टी करवा दी, वहीं ड्रिप लगवा के रखी। आने के बाद मैं रोज़ उनके पास बैठती थी, पूजा करती थी। हाँ, इतना ज़रूर था कि मैं उनको कहती थी मैं आपको पेन नहीं होने दूंगी। और आप बिलीव करोगे, मैं 5 सितंबर जब लास्ट अपने फादर को बाय करके आ रही थी तो ही होल्ड माई हैंड्स वेरी स्ट्रांगली। और जब मैंने उनके फॉरहेड पे किस किया, ही टोल्ड मी, आई नो यू नो एवरीथिंग, टुडे इज़ द लास्ट डे। देन आई सेड यस एंड गुड बाय फॉर एवर। और बोल के मैं आ गई घर पर। और आने के बाद आई टोल्ड टू माई हस्बैंड, मॉर्निंग 4 to 6 इन बिटवीन द टाइम। एंड अगले दिन जब सुबह मुझे 5:45 पे कॉल आ रहा है कि नाउ ही इज गॉन, एंड आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ये चीज़ अगर उस समय मेरे साथ अचानक होती तो शायद मैं प्रिपेयर्ड नहीं होती। राइट। क्योंकि मेरे साथ ये होना था, तो इसलिए मैं उस चीज़ को झेल गई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये विद्या बहुत सटीक है। मैं आज भी जब इस चीज़ को किसी के सामने बताती हूँ, मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे अभी आ गया आपकी ये बात सुनकर कि कितना मुश्किल है ये। लेकिन मैं चाहती हूँ उसको अवेयर करवाना। ये जो हमें माँ पार्वती ने विद्या दी है, हम उसको चलाएं। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ मत भागें। आ जाए। बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत डेप्थ है। अगर आप इसकी गहराई समझोगे, पहचानोगे, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर है। हम लोग बाहर ढूंढते हैं, लेकिन जो उस ऊपर वाले ने हमें दिया है, हम उसको छोड़ के बाकी चीज़ों में सब कुछ खोजना पसंद करते हैं। हाँ। हमें लगता है बाहर सब कुछ है, वहाँ की विद्या में सब कुछ है। जो आपके पास है, आप उसकी विद्या को देखो, उसको पहचानो, उसकी गहराई को पहचानो। ऐसा माना जाता है, ये इंसानी फितरत है हाँ, कि जो हमारे पास होता है हमें वो हमेशा नजर कम नहीं नहीं आता। लगता है। लोग हमारे कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। आज फॉरेन कल्चर हमारे कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। आप वृंदावन जाइए, देखिए किस तरह फॉरेन कल्चर के लोग कैसे धोती पहन के और राधे राधे कर रहे हैं। प्यार है। कितना प्यार, मतलब उनके फेस के ऊपर इतनी एनर्जीज नजर आती हैं, इतनी एनर्जीज नजर आती हैं। और आप अपनी यंग जनरेशन को देखो, पार्टीज करना, क्योंकि उनके लिए अध्यात्म नहीं है कल्चर, वो उसको अडेप्ट कर रहे हैं, हम उसको अडेप्ट कर रहे हैं। वाइसा वाइसा वर्सा हो रहा है। मेरे पास अभी शब्द नहीं है, मैं सच बताऊं तो जिस तरह आपने अपनी खुद की कहानी बताई, जो आपके बहुत साथ केसेस हुआ हैं, है। बहुत केसेस। इस केस को मैं इसलिए बताया है क्योंकि ये रिसेंटली अब भी मेरे साथ हुआ है। अगर मुझे अभी ये आपकी एनर्जी जो आपने मुझे गूज बम्स दिए वो फील हो रही है, मुझे श्योरिटी है इस चीज़ की कि जो हमें सुन रहे हैं इस समय, जो हमें देख रहे हैं, उनको भी सेम एनर्जी फील हो रही होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप एनर्जीज को एक्सचेंज करते हो, तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। आप देखेंगे, अगर हम किसी के पास बैठते हैं, अगर उसका ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो हमें नेगेटिविटी फील होती है, हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। बहुत बार होता है कि हम किसी से मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा दिल करता है हम हर पल उसके पास बैठे उससे बातें करें, चाहे उसका हमारा कोई भी रिश्ता ना हो। और कई बार
हमारा रिश्ता हो किसी के साथ, लेकिन हम ज़्यादा समय उसके साथ नहीं बिता सकते क्योंकि हमारी एनर्जीज मैच नहीं करती। तो हम अगर कहें ना एनर्जीज नहीं होती हैं। सिर्फ इसको समझना और परखना, ये दो अलग बातें हैं। जिस दिन आप इन जो एनर्जीज को समझ जाओगे, उस दिन जिंदगी कितनी सुखद है पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल, लाइफ है अप्स एंड डाउन्स। देखो, अगर सूर्य भी अपने समय पर आता है, चंद्रमा भी अपने समय पर आता है। जब वो अपने समय अनुसार आते हैं तो हमें भी अपने समय अनुसार ही चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हम लोग अपने समय अनुसार नहीं चलते, तो इसलिए हम परेशान होते हैं। और जब हम परेशान होते हैं तब हम उस ऊपर वाले को दोष देते हैं, लेकिन उस दोष का रीज़न क्या है वो हम भूल जाते हैं। और क्या इसमें ऐसा हो सकता है गीतू जी कि मैं सवाल किसी तीसरे व्यक्ति के आधार पे पूछ रही हूँ कि वो आपके सामने मौजूद नहीं है, या जो भी एक्सपर्ट वो उनके पास जा रहे हैं उनके सामने वो खुद ब खुद मौजूद नहीं है, और उनके हिस्से का सवाल मैं आपसे पूछने आई हूँ, तो क्या जवाब तब भी एक्यूरेसी के साथ पूरा मिलेगा? नहीं आएगा। इसका आंसर हम अगर ऑनलाइन भी देते हैं जी, तब भी सटीकता आती है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम प्रश्नकर्ता हमारे सामने आकर बैठ के ही इसका प्रश्न पूछे, क्योंकि इंटेंशंस भी हमें पता चलती हैं। प्लस एनर्जीज एक्सचेंज किए बिना इसको आपको आंसर करना बहुत टफ हो जाता है। आप ऑनलाइन पे वो एनर्जीज एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए इस विद्या का हम उपयोग कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपने मेरे से फ़ोन पे बोला कि आप मेरे कार्ड निकालो, तो कार्ड्स तो मुझे निकालने पड़ेंगे, उसके अंदर एनर्जीज मुझे अपनी डालनी पड़ेंगी, उस कार्ड्स में हमारी एनर्जी नहीं आएगी। तो इसीलिए जब हम प्रश्नकर्ता कोई भी हमारे सामने आता है तो कार्ड्स वो टच करता है, कार्ड्स वो अपने ओपन करता है, तो उसकी एनर्जीज और इसकी एनर्जीज मिक्स होती हैं, देन वो हमारे तक पहुंचती हैं जी। तब हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये आंसर वाकई जेन्युइन है या नहीं है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर इंटेंशंस अच्छी नहीं होंगी तो 15वें घर में उसका आंसर ही नहीं आएगा। फिर वो या तो 3 बिंदु दिखा देगा या 3 रेखा दिखा देगा, और अगर उसका आंसर एक्यूरेट होगा तो 2 बिंदु और 2 रेखा आएंगी। मैं चाहूँगी गीतू जी कि अब हम एक बार कार्ड्स अपने व्यूअर्स को दिखाएं कि आखिर ये टैरो कार्ड से आपने जैसे बताया कि बिल्कुल अलग हैं और ये कभी किसी ने नहीं देखे, मैंने खुद ये कभी नहीं देखे हैं। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। क्या है, कैसे काम करते हैं, वो हम आज जानना चाहते हैं आपसे। ये देखो, ये जैसे 1 नंबर आप देख रहे हो जी, ये 1 नंबर शक्ल है। अगर आप मेरे पास क्वेश्चन निकलवाने के लिए आ रहे हो, आपने अपने ये मैं 16 कार्ड्स डिस्प्ले कर दूंगी, राइट। इस 16 कार्ड में आप इसमें से कार्ड निकालेंगे, एक कार्ड निकालेंगे, उस कार्ड को हम लिखेंगे अपने डायरी में, ये बिंदु रेखा रेखा रेखा, जैसे आपने ये पहला कार्ड निकाला, राइट। फिर उसके बाद हम दोबारा इसको शफल करेंगे कार्ड्स को। शफल करने के बाद हमारे जो मंत्र उच्चारण है हम उस मंत्रों के साथ इसको करते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने डिस्प्ले कर दी और 16 में से आपने 4 कार्ड निकाल दिए, नहीं। आप फर्स्ट कार्ड निकालेंगे, मैं मंत्र उच्चारण करूंगी अपने, उसके बाद आपने कार्ड निकाला, फिर मैंने इस कार्ड को मैंने फिर इसके अंदर ऐड कर दिया, फिर शफल किया, मंत्रों के साथ शफल किया जी। फिर आपने दूसरा कार्ड निकाला, नॉर्मल समझो आपका 2 नंबर निकला या 3 नंबर निकला, समझो आपका ये 4 नंबर कार्ड निकल आता है जी। रेखा 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 रेखा, हाँ जी, ठीक है। ये 4 नंबर कार्ड, ये आपका हमने 2 नंबर बना दिया प्रश्न कुंडली में, ठीक है। फिर हमने इन दोनों कार्ड्स को इसके अंदर ऐड कर दिया, हाँ जी। फिर हमने मंत्रों का उच्चारण किया जी, शफल किया, फिर हम दोबारा कार्ड निकालेंगे। फिर आपने जैसे कार्ड निकाला तो समझो आपका कार्ड निकला ये 10वें नंबर की शक्ल निकली, बिंदु बिंदु रेखा रेखा, ये आपका 3रे नंबर पे आ गया समझो जी। फिर हमने तीनों कार्ड्स एज इट इज ऐड कर दिए, वैसे ही हमने शफल किया, वैसे ही हमने मंत्र उच्चारण किया। फिर आपने कार्ड एक और निकाला, आपका समझो कार्ड निकला ये 9 नंबर ब्याज, रेखा रेखा बिंदु रेखा, हाँ जी। ये आपके 4 कार्ड्स, दैट इज योर प्रश्न कुंडली, ठीक है। अब इन 4 कार्ड्स के साथ मैं आपकी कुंडली बनाऊंगी जी, जिसमें 16 शक्लें तैयार होंगी। अगर आपकी इंटेंशन मेरे साथ बैठे हुए जेन्युइन नहीं है, आप मुझे टेस्ट करना चाह रहे हो, तो जब 15वें नंबर की शक्ल आएगी
तब उसमें आंसर के रूप में या तो 3 बिंदु आ जाएंगे या 3 रेखा आ जाएंगी। मतलब कार्ड्स वो आंसर ही नहीं आंसर देंगे ही मुझे। नहीं करेंगे। इट मीन्स आपकी मेरी एनर्जीज अलाइन नहीं है। जी। ठीक है। और अगर आपने क्वेश्चन मेरे से ठीक पूछा और फिर भी उसके बाद हमारे पास गलत उसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो एक बार हम भी रीचेक कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनुअली काम हो रहा है। जी। तो हो सकता है हमसे कहीं ना गलती हो गई हो। हमने कहीं कुंडली में, क्योंकि इसमें सिर्फ बिंदु रेखा का ही सारा काम है। जी। तो वो हम चेक करेंगे। अगर उसमें आ गया तो वो आपकी कुंडली तैयार हो गई। ये हो गई आपकी प्रश्न कुंडली। उसके बाद आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, आपने मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछा कि मैम मेरी शादी कब होगी, राइट? आप यंग है, शादी का समय है, आपने मेरे से पूछा मेरी शादी कब होगी, तो मैंने आपकी प्रश्न कुंडली बनाई, 16 घर आपके तैयार हुए। उसके बाद हम स्थिर कुंडली निकालेंगे, जो हमारी यूनिवर्सल कुंडली है, उसके साथ हम मैच करेंगे कि ये आपकी प्रश्न कुंडली है, ये आपकी स्थिर कुंडली है। आफ्टर दैट फिर इसमें आता है काल निर्णय। फिर हम समय निकालते हैं कि कितने समय में होगी। वो पूरा आपको एक्यूरेट समय बताएगा कि हाँ भाई 6 महीने 10 दिन के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। तो वो 6 महीने 10 दिन के अंदर ही होगी, चाहे लड़का आपने देखा हुआ है चाहे नहीं देखा हुआ। ये 100% की प्रिडिक्शन होगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँ 7 महीने चले गए जी, 8 महीने चले गए, नहीं। अगर 6 महीने 10 दिन आ रहा है तो 6 महीने 10 दिन आएगा। अगर उसमें समय बढ़ना होगा तो उसमें समय अगर आ गया 1 साल 2 महीने 10 दिन, तो 1 साल 2 महीने 10 दिन ही आएंगे। जी। गीतू जी, ये समझकर मुझे ये तो क्लियर हो गया कि आपने एक तो समझाया बहुत अच्छे से, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और टैरो कार्ड से ये बिल्कुल अलग है। और ये मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि आप अगर टैरो कार्ड कर चुके हैं, आप एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं या तमाम चीज़ें कर चुके हैं, लेकिन एक बार रमल विद्या का भी आप एक्सपीरियंस लीजिए कि एग्जैक्टली ये है क्या। और जितनी बातें हमें गीतू जी ने बताई, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमें ये ज्ञान दिया, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकिंग ट्री पर आने के लिए और अपना समय देने के लिए गीतू जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। देखते रहें स्पीकिंग ट्री।